चलो भाई और आगे चलते हैं एंड नाउ लेट मी इनफैक्ट इंट्रोड्यूस यू टू अ वेरी लेजेंडरी a very historical problem as far as circular motion और in general mechanics is concerned। एक बार जरा वीडियो को चाहे तो पॉज करके ये प्रॉब्लम एक बार पढ़ लो, या चलो एक बार पॉज मत करना, थोड़ा सा मैं वैसे ही समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज मैंने यहाँ पे बड़ी शॉर्ट में प्रॉब्लम लिखी है। सी प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि अगर मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर मैं 3 बंदे बिठा देता हूँ ए बी सी। अब ए जो है वो बी का फैन है, बी सी का फैन है और सी वापस ए का फैन है। तो t इक्वल टू 0 पे तो तीनों आराम से बैठे हैं, फिर सडनली t इक्वल टू 0 पे सडनली इनको एकदम से एनलाइटनमेंट होता है और a b को देख लेता है, b c को देख लेता है और c a को देख लेता है और तीनों ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ते हैं। अब बात यह है कि तीनों अपनी टॉप स्पीड पर दौड़ रहे हैं। आपको ये दिया है कि तीनों की स्पीड तो कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, मतलब कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं है, तीनों की स्पीड तो कांस्टेंट है अभी। और बात यह है कि ए हमेशा इस तरीके से दौड़ेगा कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा बी की तरफ हो, बी हमेशा इस तरह से भागता है कि वो सी की तरफ जाने की कोशिश करता है और सी हमेशा अपनी वेलोसिटी को ए के डायरेक्शन में पॉइंट करता है और तीनों इस तरीके से दौड़ते हैं। इट्स समथिंग लाइक दिस कि कभी आपने अगर मान लो नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में देखा हो, लेट्स से मे बी अ डियर बीइंग चेस्ड बाय अ लायन और समथिंग, तो डियर जैसे जैसे जाता है लाइन वैसे वैसे अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन बेंड करता जाता है। अगर डियर ऐसे जा रहा है तो लाइन की वेलोसिटी ऐसे बेंड होती जाती है, हमेशा उसकी आंखें अपने निशाने पे होती हैं। इन अदर वर्ड्स हमेशा हर इंस्टेंट के ऊपर जो लाइन है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डियर की इंस्टेंटेनियस पोजीशन की डायरेक्शन में होती है। दैट्स बेसिकली द आइडिया। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे बस लाइन और डियर वाला केस नहीं है, यहाँ पे बेचारे सिंपल से ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ रहे हैं, जान लेने का इनका कोई भी प्लान नहीं है। तो यहाँ पे ए की वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे बी की तरफ है, बी की सी की और सी की ए की तरफ। एंड यू कैन इजिली सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों की स्पीड भी इक्वल है, तीनों का मोटिव भी इक्वल है, सो देयर इज परफेक्ट सिमेट्री इन द प्रॉब्लम। और क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अब इसके बाद इनका मोशन कैसा होगा वो हमें थोड़ा सा समझना है। और कुछ मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस बना के नीचे लिख दिए, लेकिन हम इसमें इन जनरल पूरी इसकी एनालिसिस करके देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। हमारा ध्यान रखना है कि मेन टारगेट इस मोशन को समझना है इस प्रॉब्लम में। जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने 1-2 पॉइंट्स लिख दिए कि हमें इनके बीच में जनरल टाइम टी पे डिस्टेंस निकालना है, कुछ ये दिखाना है कि कौन कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये सारे तो खाली पॉइंटर्स हैं। मेन टारगेट हमारा ये होगा कि इस प्रॉब्लम को एनालाइज करके जो चीजें जितनी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं वो सब अपन निकालेंगे। और प्रॉब्लम की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। कुछ लोग को कहते हैं कि न्यूटन ने प्रॉब्लम प्रपोज करी थी, कुछ लोग कहते हैं कि न्यूटन की भी पुराने टाइम से चली आ रही थी, न्यूटन ने फाइनली सॉल्व करी थी। अब मुझे नहीं पता इसकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन इसकी हिस्ट्री कम से कम 300-400 साल पुरानी हिस्ट्री है और बड़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एंड बिफोर वी गो अराउंड सॉल्विंग इट, एक चीज और ध्यान रखना कि कई सारे गाइड्स वगैरह में मैंने देखा है कि उसको मोशन इन वन डायमेंशन के साथ ही करा देते हैं। दिस प्रॉब्लम हैज नथिंग टू डू विद मोशन इन वन डायमेंशन। ये प्रॉपर सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है और उसके अगर हर एस्पेक्ट को अगर आपको अच्छे से समझना है या इवन इसके बेसिक एस्पेक्ट्स को भी अगर आपको सही तरीके से समझना है तो आपको सर्कुलर मोशन में ही आना पड़ेगा। ये वन डायमेंशन मोशन से इस प्रॉब्लम को आप सही तरीके से समझ नहीं सकते हो। हाँ, आंसर निकालना है तो अलग बात है। कई सारी गाइड्स इस फॉर्मेट में चलती है, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, बीच में कुछ ना कुछ फिल इन करके आंसर तक जबरदस्ती पहुंच जाते हैं। उस तरीके से तो आप चाहो तो उसको नर्सरी केजी के बच्चों को भी करा सकते हो, वो अलग बात है। बट प्रॉपर्ली स्पीकिंग ये वन डायमेंशनल मोशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है। और इसको जब अभी अपन अच्छे से एनालाइज करके देखेंगे देन यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि जहां भी इसे 1D प्रॉब्लम बना के लोगों ने सॉल्व किया वो कितनी बड़ी गलती करी है। तो अभी चलो विद ऑल दीज थिंग्स अपन इस प्रॉब्लम को देखना, सॉल्व करना, समझना स्टार्ट करते हैं। सी सबसे पहले तो लेट्स नॉट डायरेक्टली जंप इनटू द मैथमेटिकल पार्ट। सबसे पहले तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है इसमें। सी आपको ये दिया है कि ये तीनों के तीनों बंदे इस तरीके से मूव करेंगे कि ए की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बी की तरफ होगी, बी की सी की और सी की ए की तरफ। तो अब आप देखो, मान लो सबसे पहले मैं t इक्वल टू 0 से ही शुरू करता हूं। t इक्वल टू 0 पे देखो क्या होगा। t इक्वल टू 0 पे आप देखो सबसे पहले जब a शुरू करेगा तो उसको देखेगा कि यार जो b है वो तो इधर है, तो ये अपनी मोशन को जो स्टार्टिंग करेगा बिल्कुल शुरू में जो t इक्वल टू 0 के बाद जो पहला जरा सा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा dl मान लो, वो होगा b की तरफ। सिमिलरली b अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा c के डायरेक्शन में और c अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा a के डायरेक्शन में। तो पहले अगर आपको पूछा जाए कि पहले dt टाइम में क्या होगा, तो पहले dt टाइम में जो होगा वो तो मैंने लिख दिया ऐसे। अगले dt टाइम में देखो, अगले dt टाइम में क्या होगा। अगले dt टाइम में आप देख लो कि अब a देखेगा, a यहां पे पहुंच गया है, b यहां पे पहुंच गया है,
तो अब ए देखेगा कि यार बी अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं है। अगर मान लो बी अपनी पुरानी पोजीशन में बैठा होता तो ए अपनी वेलोसिटी ऐसे ऐसे ही डायरेक्ट करता रहता, इसी तरफ बढ़ता जाता तो बी तक पहुंच जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि बी थोड़ा आगे निकल गया, बी इधर है, तो ए देखेगा कि यार बी अब पुरानी जगह नहीं है, थोड़ा सा आगे निकल गया, तो ए को भी अपनी वेलोसिटी थोड़ी सी अंदर की तरफ डायरेक्ट करनी पड़ेगी ऐसे, तब जाके इसकी वेलोसिटी विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी। और ये सेम काम बी को और सी को भी करने पड़ेंगे, बिकॉज बी भी अब देखेगा कि यार सी अपनी पुरानी जगह पे नहीं है। बी को ये देखेगा कि सी भाई अपनी थोड़ी सी नई जगह पे आ गया है, तो बी को भी अपनी वेलोसिटी थोड़ी सी अंदर मोड़नी पड़ेगी, सी को भी अपनी वेलोसिटी थोड़ी सी अंदर मोड़नी पड़ेगी। तो अगला जो जरा सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हल्का सा होगा अंदर, बिल्कुल हल्का सा, तीनों का डिस्प्लेसमेंट हल्का सा अंदर होगा, यो हल्का हल्का अंदर आना शुरू करेंगे ये। इसके और थोड़ी सी टाइम बाद देख लो, अगले टाइम dt में अगर आप देख लो तो वही सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा कि ये जो b है, अब ये b यहां पहुंच गया है। c अगर मान लो सपोज a अपनी पुरानी डायरेक्शन में चलता रहता है, a अगर अपने पुरानी डायरेक्शन में चलता रहता है तब काम नहीं चलेगा, a को अपनी वेलोसिटी को थोड़ा सा और अंदर बेंड करना होगा। अब अगर इसको और अंदर बेंड करना होगा तो ये थोड़ा सा और ऐसे आएगा। सिमिलरली b को भी और c को भी, सबको, यू कैन इजीली सी कि सबके टारगेट आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सबको अपनी वेलोसिटी थोड़ी 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 अंदर बेंड करनी होगी। और अगर थोड़ा थोड़ा अंदर बेंड करते जाएंगे तो यू कैन इजीली सी दैट दे आर नॉट गोइंग टू मूव एट ऑल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आप देख सकते हो कि इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली अंदर बेंड होती जा रही है, इसकी भी बेंड होती जा रही है, कंटिन्यूअसली इनकी वेलोसिटीज अंदर बेंड होती जाएंगी। तो इनका जो पाथ होगा, इन सब का पाथ, ये बढ़िया वाला एक कर्व आएगा। और बाय सिमेट्री यू कैन सी कि फाइनली अगर ये कभी मिलेंगे, देखो अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन फाइनली अगर कभी ये मिलेंगे तो ये सिमेट्रिकली स्पीकिंग कहां मिल सकते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल के सेंटर पे मिल सकते हैं। तो मैं जरा एक बार सेंटर मार्क कर देता हूं। और फाइनली अगर ये कभी भी मिलेंगे, और अब ये अपन आगे चल के प्रूव करने वाले हैं कि ये बिल्कुल मिलेंगे, सबको ऑटोग्राफ मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फाइनली आपके इस तरीके से सेंटर के ऊपर आके मिलेंगे, तीनों बड़ा बढ़िया वाला कर्व पाथ करते हुए आएंगे, और कर्व पाथ करते करते घूम फिर के यूं घूम के बिल्कुल इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे ये तीनों मिलने वाले हैं। ये बात है। तो इस तरीके से पार्टिकल्स मिलेंगे सेंटर पे, और हमें एटलीस्ट, हमने अभी तो कुछ मैथमेटिकल डिटेल्स नहीं निकाले हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट पहला ये आइडिया तो जरूर हो गया है कि भाई मोशन रफली स्पीकिंग कैसा होगा। इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, तीनों के तीनों कर्व पाथ में जाने वाले हैं, और जो पाथ है वो बड़ा अजीब सा ही कर्व है। यू कैन इजीली सी कि ऐसा नहीं कि ये कोई सर्कल का आर्क है तो हम इसमें डायरेक्टली सब सर्कुलर मोशन लगा देंगे, ऐसा नहीं है। हम इसमें अल्टीमेटली सर्कुलर मोशन के ही आइडियाज लगाने वाले हैं, लेकिन ये प्योर सर्कल नहीं है, ये कुछ अजीब सा ही कर्व रहेगा। और अब यहाँ पे बाय सिमेट्री हम एक दो चीजें और भी देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो सपोज मैं आपको बोलता हूं कि एक जनरल टाइम टी पे, मान लो सपोज अगर ए इधर है तो बी और सी किधर होंगे। अब आप देख लो, ये तो बिल्कुल सिमेट्री से आप बोल सकते हो कि ए जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अल्टीमेटली बी को भी उतना ही ट्रैवल करना पड़ेगा, सी को ही उतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो देयरफॉर यू विल सी कि एक जनरल टाइम टी पे जो ए में होगा वही बी और सी में भी होगा। तो आप ये तो 100% बोल सकते हो कि हमें अभी नहीं पता कि जनरल टाइम टी में ए और बी और सी कहां पे होंगे, वी डोंट रियली नो दैट, बट जहां पे भी होंगे तीनों को ज्वाइन करोगे अगर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जरूर बनेगा, ये हम 100% बोल सकते हैं बाय सिमेट्री। तो अगर आप तीनों को ज्वाइन करोगे तो तीनों को ज्वाइन करके 100% श्योर है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा। जो ओरिजिनल इक्विलैटरल ट्रायंगल था उसकी लेंथ मैं आपको दे देता हूं, मैंने प्रॉब्लम में मेंशन नहीं करी थी लेकिन वो गिवन होती है। ओरिजिनल इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड लेंथ थी वो थी मान लो ए। जनरल टाइम टी पे अगर आप देखोगे तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, वी डोंट नो उसकी कितनी लेंथ है, तो लेट्स मे बी जस्ट कॉल इट, इफ यू वांट यू कैन कॉल इट आर में भी। तो जो जनरल टाइम पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा उसकी कुछ लेंथ होगी आर। और अब आप ध्यान से देखो कि प्रॉब्लम में अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल होने वाले हैं, हमने कोर कंसेप्ट तो थोड़ा सा समझ लिया है, अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल होने वाले हैं। नाउ वी विल सी कि अपने को जो जो निकालना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि हमें जनरल टाइम टी पे निकालना है कि भाई पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। दूसरा हमें निकालना है कि ये लाइन बीसी कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी। अब यार ये भी जरा देख लेते हैं, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये तीनों की लोकेशन है एट अ जनरल टाइम टी। अब आप खुद ही देख लो कि जो लाइन बीसी थी वो शुरू में ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, और जैसे जैसे ये अंदर चलते जा रहे हैं वैसे वैसे ट्रायंगल छोटा होने के साथ साथ घूमता भी जा रहा है। तो यू कैन इजीली सी कि जो लाइन बीसी है वो थोड़ी टेढ़ी भी हो गई है।
तो ये लाइन कितने एंगल से रोटेट कर जाएगी, कितना छोटा हो जाएगा ट्रायंगल, ये सारी की सारी चीजें तो हमें बिल्कुल निकालनी है एट अ जनरल टाइम टी। और बाकी ये तो स्टार्टर्स है, और नीचे थर्ड पार्ट में मैंने एटसेट्रा लिख के छोड़ दिया। दिस एटसेट्रा जनरली मींस कि और जो निकाल सकते हो, क्लास एग्जांपल है तो और जो निकाल सकते होंगे, जितना मूड होगा उतनी चीजें निकाल के देखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पाथ का, ये वो जो मर्जी आएगी वो सब अपन निकालने वाले हैं। तो चलो लेट्स गेट ऑन विद इट और देखते हैं कि अब क्या क्या चीजें हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो लेट्स क्रिएट सम स्पेस हियर, और सबसे पहले अपन ये निकालेंगे मे बी, चलो देखते हैं कि इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा एट अ जनरल टाइम टी। सेम, अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो सही तरीका है उसके ऊपर आते हैं। सही तरीका बोलने से पहले लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ फोर वार्निंग। बहुत सारी गाइड्स में देखोगे तो इस प्रॉब्लम के पार्ट 1 को वो एक दो लाइन में उल्टे सीधे तरीकों से सॉल्व करके निकाल देते हैं आंसर, लेकिन उन्हीं उल्टे सीधे तरीकों से अगर आप पार्ट 2 या एटसेट्रा वाले बाकी पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, कई बार ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं भी जो तरीका बताऊंगा वो प्रॉपर तरीका होगा, और प्रॉपर तरीका गाइड वाले तरीकों से थोड़ा लंबा होगा। तो कई बच्चे ना बड़े इंपेशेंट हो जाते हैं, सर ये कौन सा लंबा तरीका बता रहे हो, हमने तो XYZ गाइड में देखा था, बस ऐसे करके सॉल्व कर दिया था। पर वो ऐसे करके खाली फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है, वो भी गलत तरीके से। उससे सेकंड, थर्ड और जितने बाकी पार्ट्स हैं वो कुछ सॉल्व नहीं होंगे। तो लेट अस हैव अ लुक एट द प्रॉपर मेथड। ये थोड़ा लंबा जरूर पड़ेगा, लेकिन ये जनरल और ये प्रॉपर तरीका है, और इससे सारी की सारी चीजें अच्छे से सॉल्व होने वाली है। सो लेट मी शो यू क्या करने वाले हैं हम। देखो, सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि अगर मान लो सपोज कोई पार्टिकल है, मान लो दो पार्टिकल्स हैं बी और सी, ये दोनों किसी भी कर्व्स के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, और एक इंस्टेंट के ऊपर इनके बीच में डिस्टेंस है r, और हमने फर्दर देखा था कि एक इंस्टेंट पे इनकी वेलोसिटीज है लेट अस से कुछ v1 और v2। तो हमने देखा था कि इनकी वेलोसिटीज को अगर आप लाइन ऑफ साइट या जॉइनिंग लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेते हो, तो जो पैरेलल वाले कंपोनेंट है वो r चेंज करने की कोशिश करते हैं, और जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट है वो इस लाइन को घुमाने की कोशिश करते हैं। अब हम ये आइडिया यहाँ पे लगाने वाले हैं, और हमारा ये आइडिया लगाना भी देखना, ये प्रॉब्लम काफी आसान पड़ेगी हमें, बिकॉज यहाँ पे तो आप देखो द मोशन इज वेरी सिंपल। बिकॉज आप ये देखो कि B हमेशा C की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है, तो B की जो वेलोसिटी है, B ने अपनी पूरी वेलोसिटी C की तरफ ही डायरेक्ट कर रखी है, तो कोई एंगल वैंगल का चक्कर ही नहीं है। B की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है V एंड इट इज प्योरली डायरेक्टेड टुवर्ड्स C। दूसरा और देखो कि जो C है, इसकी वेलोसिटी अगर हमेशा A की तरफ डायरेक्टेड है, अब ध्यान से सुनना, इसकी वेलोसिटी अगर हमेशा A की तरफ डायरेक्टेड है और ABC हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रहने वाला है, छोटा होता जाएगा बट इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रहेगा, तो आप देख लो कि ये वाला जो एंगल होगा, जिसको मैंने डबल ग्रीन लाइन से मार्क किया अभी फिगर में, ये वाला जो एंगल होगा, आप ध्यान से देखो, ये एंगल हमेशा कितना होगा, 60 डिग्रीज। ये हमेशा आपका 60 डिग्रीज ही होगा। तो देयरफॉर C की वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो C की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा V रहेगा, और इसका इधर से अगर आप एंगल देखोगे, जो लाइन BC है वहां से अगर आप एंगल देखोगे, तो ये हमेशा 60 डिग्रीज रहने वाला है। ये वेरिएबल एंगल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो नॉर्मली तो क्या होता है कि इस तरह के मोशन में ये एंगल थीटा वेरिएबल होता है, R भी वेरिएबल होता है और ये एंगल भी वेरिएबल होता है। यहां पे अगर आप देखो तो ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये वाला एंगल वेरिएबल होगा, टाइम के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा, लेकिन फिगर में अगर आप देखो तो बाय सिमेट्री ये वाला एंगल वेरिएबल नहीं होगा, और ये हमेशा 60 डिग्री रहेगा। नाउ यू माइट से कि सर ठीक है, रहेगा, बड़ी अच्छी बात है, बट हमें क्या फायदा। आप ध्यान से देखो, फायदा नहीं महाफायदा है, ये बिल्कुल फायदा ही फायदा है। अगर आप V को रिजॉल्व कर लो तो आप देखो V को, अगर ये 60 डिग्री हमेशा 60 डिग्री है, तो V का जो ये वाला कंपोनेंट है ये हो जाएगा V cos 60, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ये हो जाएगा आपका V sin 60, और ठीक है cos 60 आपको पता ही है ये हो जाएगा हाफ, sin 60 हो जाएगा √3/2। अब जरा मैं थोड़ा सा कुछ चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये तीन तरह की वेलोसिटीज को मैंने हाईलाइट किया, याद करो। हम इस तरह का जो मोशन होता था जिसमें दोनों पार्टिकल्स मूव करते थे, उसमें हमारी अप्रोच क्या रहती थी, हमारी अप्रोच ये रहती थी कि दोनों की वेलोसिटीज को पहले हम r के पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते थे, फिर दोनों में से एक को स्टेशनरी कर देते थे, एक के रेफरेंस फ्रेम में एक तरीके से बैठते थे, एक को स्टेशनरी करके हम दूसरे का मोशन देखते थे। तो यहां पे भी आप देख लो कि अगर B को आप स्टेशनरी कर दो तो
बी स्टेशनरी हो गया है तो बी को लगेगा अब कि भाई जो सी है वो मेरी तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v प्लस वी बाई टू वेलोसिटी से, बिकॉज यू कैन सी कि अगर ये v है और ये v बाई टू है तो रिलेटिव वेलोसिटी 3v बाई टू हो जाएगी इस तरीके से। तो b को लगेगा कि भाई मैं तो स्टेशनरी हूं और सारी गलती किसकी है, c की है, c मेरी तरफ तो आ रहा है 3v बाई टू से और ऐसा परपेंडिकुलर जा रहा है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जा रहा है v रूट 3 बाई टू से। ठीक है, v प्लस वी बाई टू को मैं लिख देता हूं 3v बाई टू ऐसे, और ये डिस्टेंस इनके बीच का r था। और अगर मान लो लाइन BC का जो हॉरिजॉन्टल है यहां से इस एंगल को मैं बोल देता हूं थीटा। ओरिजिनल फिगर में भी आप देखो एक बार, इस एंगल को अगर मैं बोल देता हूं लेट अस से थीटा, तो अब ध्यान से देखो इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल देता हूं तो नाउ आई कैन से कि वेलोसिटी का जो r के पैरेलल वाला कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये है 3v बाई टू, ये 3v बाई टू r को चेंज करने का काम करेगा सर्कुलर मोशन के आइडिया से, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये लाइन BC को रोटेट करने का काम करेगा। तो देयरफॉर आई कैन से दिस नाउ कि dr बाई dt हमें पहले से ही पता है दैट v परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस r के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो v का होता है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल था ये, v पैरेलल मतलब r के पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होता है ये r को चेंज करता है। और यहां पे आप देख लो कि इसका मैग्नीट्यूड है 3v बाई टू और ये r को कम कर रहा है, ये r को बढ़ा नहीं रहा है, ये r को कम कर रहा है, और अगर कम कर रहा है तो इसमें हमें एक माइनस साइन अपने साइड से लगाना होगा, तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी ऐसी, और सर्कुलर मोशन के आइडियाज लगा के दूसरी इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। हमें पता है कि v परपेंडिकुलर बाय r जो होता है ये ओमेगा के बराबर होता है, ये d थीटा बाई dt के बराबर होता है। नाउ v परपेंडिकुलर आप देख लो ये है v रूट 3 बाई टू, r से आप इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका v रूट 3 बाई टू r। जरा मैं इसको थोड़ा सा काम की चीज इसमें से हाईलाइट कर लेता हूं। हमने यहां तक निकाल लिया है दैट d थीटा बाई dt इतना होगा। देखो क्वेश्चन में आपको ये दो चीजें पूछी थी, एक तो ये पूछा था कि इनके बीच का जो डिस्टेंस r है ये कितना होगा एट टाइम t, और दूसरा ये पूछा था कि जो थीटा है वो कैसे कैसे चेंज होगा विद टाइम t। तो आप देख लो कि r हमें मिल जाएगा यहां से, इसको इंटीग्रेट करके हमें r मिल जाएगा एट टाइम t, और इसको इंटीग्रेट करके हमें थीटा मिल जाएगा एट टाइम t। और बहुत सारी गाइड्स में जहां पे मैं बोल रहा था ना, बार बार मजे ले रहा था थोड़ा सा मैं कि वन डायमेंशनल प्रॉब्लम बना देते हैं एंड दिस एंड दैट, जो ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है वो क्या होता है कि उसमें सर्कुलर मोशन को हटा ही देते हैं, वो इस प्रॉब्लम में सर्कुलर मोशन की बात ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि इसकी वेलोसिटी v है और इसकी v बाई टू है, तो ये दोनों मिलने में कितना लगाए टाइम लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के ये निकाल लेते हैं कितने टाइम में ये मिलेंगे। लेकिन भाई अगर इस कंपोनेंट को आप नेग्लेक्ट ही कर दोगे तब तो जाके मिलेंगे ना। अगर आप इसको 1D मोशन की प्रॉब्लम बनाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई ये कंपोनेंट क्या करेगा, बिकॉज अगर आप खुद ही सोचो कि दो पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं लेकिन दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट भी है, तो ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं ना। तो देयरफॉर प्रॉपर एनालिसिस के लिए आपको इसमें सर्कुलर मोशन को अच्छे से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और अब हम आगे चलते हैं। हमारी ये जो दो इक्वेशंस है, वन आपके सामने है, ये टू मैं नीचे लिख देता हूं राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में छोटा सा, 1 और 2, इन दोनों को अब मैं सॉल्व करने वाला हूं, और इन दोनों को सॉल्व करके मैं आगे सारा का सारा खेल करने वाला हूं। तो देखो 1 इज वेरी इजी, 1 में तो कुछ भी नहीं है, 1 में तो इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग इंटीग्रेशन का अपमान है अगर आप 1 को इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे, लेकिन कर लेते हैं चलो ठीक है। तो यू कैन सी कि dr विल बी इक्वल टू माइनस 3v बाई टू इंटू डी टी। देखो ये तो आप खुद ही देख सकते हो कि ये 3v बाई टू कॉन्स्टेंट है, तो ऑनेस्टली इसमें इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट अपन इतने पक्के हो चुके हैं इंटीग्रेशन में कि हम लगा ही देते हैं इंटीग्रेशन। तो माइनस 3v बाई टू इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट, और याद करो कॉन्स्टेंट कैसे निकालते थे, इनिशियल कंडीशन से, बिल्कुल सही। तो आप देख लो t इक्वल टू 0 पे आपको पता है r का वैल्यू कितना था, a, तो इसको जरा डाल दोगे तो कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा a, तो r आपके पास आ जाएगा a माइनस 3vt बाय टू। नाउ दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। जो फर्स्ट पार्ट था प्रॉब्लम का, ओरिजिनल प्रॉब्लम का, उसका आंसर ये हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया है कि पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा एक जनरल टाइम t पे वो कितना हो जाएगा, ये हमने निकाल लिया है। और इनफैक्ट यहाँ पे ही हम इनफैक्ट थोड़ा सा साइड में जाके ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये पार्टिकल्स एक्चुअली मिलेंगे,
बिकॉज मिलने का मतलब है कि r इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो शुरू में तो हमें शक था कि भाई ऐसे घूमते जा रहे हैं तो हो सकता है कि यार ऐसे घूमते घूमते बस घूमते घूमते ही रह जाए, हो सकता है कभी मिले ही नहीं, होता है ऐसा भी। लेकिन यहाँ पे आप देख लो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पार्टिकल्स 100% मिलने वाले हैं। r इक्वल टू 0 करके देख लो, यू विल हैव a इक्वल टू 3vt/2, और ये जब मिलेंगे इस टाइम को मैं t0 बोल देता हूं, तो मिलने का टाइम t0 हो जाएगा 2a/3v। ठीक है, नाउ डोंट मेमोराइज इट ऑफ कोर्स बिकॉज ये बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है, अगर जेई में पूछेंगे भी तो ये आपको सर्टेनली किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि भाई ये मिलने में कितना टाइम लगेगा, बिकॉज ये जो चीज है ये तो हर स्टूडेंट कम से कम 20-30 साल से पढ़ता आ रहा है, हर गाइड में दिया हुआ है, तो दे विल नॉट आस्क यू दैट। वो अगर पूछेंगे भी इस प्रॉब्लम को ट्रायंगल वाली, तो उसमें जनरली इसका कुछ हायर वर्जन पूछेंगे कि भाई एक जनरल टाइम पे थीटा कितना होगा, वो कुछ इस तरह की चीजें पूछेंगे जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी दिखे कि आपने कितना समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो डोंट ट्राई टू मेमोराइज दिस रिजल्ट कि ये कितने टाइम में मिलेंगे, वो तो आप निकाल ही लोगे। अब जो हमारी ये वाली जो इक्वेशन थी जिसपे भी मैंने टिक किया है, ग्रीन टिक किया है, इसको लेके अपन आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमारा प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया है। सेकेंड पार्ट ये था दैट व्हाट इज द एंगल दैट साइड BC विल मेक विद हॉरिजॉन्टल या विद ओरिजिनल डायरेक्शन एट टाइम t, मतलब ये थीटा कितना होगा टाइम t के ऊपर, ये हमें निकालना है। अब देखो ये थीटा अगर हमें निकालना है एट टाइम t, तो हमें सेकेंड वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन अब सेकेंड वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए पहले आप देख लो कि नीचे इधर r है, जहां पे मैं ग्रीन मार्किंग कर रहा हूं, जहां पे स्क्रीन के आप बॉटम राइट हैंड साइड पे आप देखो, जहां पे r जो है, इस r को मेरे को इधर पुट करना होगा, और इस r को पुट करके फिर मैं आगे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को थीटा भी मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग वेरी डिफिकल्ट, सिंपल ही है ये भी। तो आप देख लो a माइनस, सॉरी r को नहीं लिखना है अपने को, इस इक्वेशन को लिखना है। तो d थीटा इज इक्वल टू v√3/2 इंटू 1/r, तो 1/r। ठीक है, ये हो जाएगा आपका d थीटा। सेकेंड वाली जो इक्वेशन थी इसी को मैंने dt को राइट हैंड साइड के ऊपर ले गया हूं, और r की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब मैं दोनों साइड लगा देता हूं इंटीग्रल साइन, ध्यान से देखो कि ये बड़े मजे से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, और इंटीग्रेशन में आप ध्यान से देखो कि इंटीग्रेशन में वो जो लॉग वॉग अपने होते थे वो सब लगेंगे, बिकॉज ये 1/x के फॉर्मेट में आ रहा है इंटीग्रल, तो यहाँ पे अपना वो छोटा सा लॉग वाला रिजल्ट लगेगा, और सिंपल सा ही रिजल्ट है तो उसको लगा देते हैं। यू विल सी दैट थीटा विल बी इक्वल टू v√3/2, तो बाहर है। नाउ यू कैन सी कि ये चीज 1/x के फॉर्मेट में है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln x a माइनस 3vt/2, और इसके बाद हमें पता है कि x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी करते हैं, तो t का जो कोएफिशिएंट है ये है -3v/2। अब देखो 11th के बच्चों का लेक्चर है तो उसमें मैं सारे इंटीग्रेशन वगैरह के स्टेप्स अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट 12th का कोई बच्चा अभी देख रहा होगा तो ही वुड बी स्माइलिंग कि सर ये सब तो हम कर लेंगे, यू प्लीज मूव अहेड। बट ठीक है, 11th का लेक्चर है तो अपन आराम से चलते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है फ्री में, वो भी लगा देंगे। तो अब ये आप देखो v/2 काट दिया, सो -1/√3 ln a माइनस 3vt/2 प्लस कांस्टेंट, ये आपके पास आ जाता है थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू तो अपने पास आ गई, लेकिन इंटीग्रेशन कांस्टेंट बचा है, उसको भी देख लेते हैं। हमें पता है कि जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल थी इनिशियली, तो t इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू थी 0, तो जरा वो भी पुट कर देते हैं। t इक्वल टू 0 पे थीटा था 0, सो 0 इज इक्वल टू -1/√3 ln a प्लस c, तो जो कांस्टेंट है ये हो जाएगा 1/√3 इंटू ln a, ये आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट को पुट कर दो, यदा यदा यू नो दैट ये सब कैलकुलेशन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से। अच्छा, एक और चीज़ है, जिन बच्चों का इंटीग्रेशन वगैरह अच्छा था उनको आई विल सीरियसली रिकमेंड कि भाई ये जो मैं इंटीग्रेशन की बम्बो जम्बो कर रहा हूँ ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पार्ट को आप आराम से फॉरवर्ड करके फाइनल आंसर मैच कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी
11th के बच्चे हैं, लॉग वाला इंटीग्रेशन है और यहाँ कोएफिशिएंट वगैरह भी है, तो इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। तो अभी कांस्टेंट को आप पुट कर दो और आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे बड़े नॉन कंसेप्चुअल से सिंपल सॉल्यूशन वाले स्टेप्स है, कैलकुलेशन वाले स्टेप्स है, तो वो सब तो आप कर ही लोगे। तो यू विल हैव थीटा रूट 3 इज इक्वल टू ln a डिवाइडेड बाय दिस थिंग। ठीक है, रूट 3 को नीचे ही डाल देते हैं बिकॉज हमें तो थीटा ही चाहिए था, तो 1/√3 ऐसे कर देते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि हमें ये चाहिए था कि भाई ये पार्टिकल ने इनफैक्ट जो लाइन BC है ये कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी इन टाइम t। तो यू कैन इजीली सी कि ये कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी, ये हमने पूरा बढ़िया निकाल लिया। और यू कैन इजीली सी कि ये अब कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। अब खुद ही देखो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या मोशन इन वन डायमेंशन के सिंपल आइडिया लगा के, जो मैं बोल रहा था ना शुरू में कि कुछ गाइड्स वाले उसको 1-2 लाइन में सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं, उससे ये सब जुगाड़ तो हो जाता है। ये रिजल्ट भी सही तरीके से नहीं आता, गलत तरीके से ही आता है ये वाला रिजल्ट भी, लेकिन ये रिजल्ट तो सही गलत किसी तरीके से आने वाला ही नहीं है इफ यू यूज एनी ऑफ दोज एब्सर्ड मेथड्स। उसके लिए आपको रियलाइज करना पड़ेगा दैट द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू सर्कुलर मोशन। ये कोई 1D मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉपर सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है। और इसमें अगर आपको अच्छे से सब कुछ सॉल्व करना है तो यू विल हैव टू एक्चुअली यूज बोथ दीज आइडियाज कि V को V पैरेलल और V परपेंडिकुलर में रिजॉल्व करो। V पैरेलल इस लाइन की लेंथ को बढ़ाती है और V परपेंडिकुलर इस लाइन को रोटेट करती है, और वो दोनों इक्वेशंस जो अपन लिखते हैं उनको लिख के सॉल्व करके आगे आपको जो चाहिए मिल जाएगा। और अभी भी हमने खाली 2 प्राइमरी चीज निकाली है। हमने खाली ये निकाला है कि R कितना होगा एट टाइम t और थीटा कितना होगा एट टाइम t। अभी तो आप आगे देखो, इसमें भी हम थोड़ी बहुत चीजें और भी निकालने वाले हैं, बट ये 2 प्राइमरी चीजें निकालनी तो आपको 100% आनी चाहिए। और इनफैक्ट जो हमने थीटा निकाला है इसको जरा हम थोड़ा सा और देखते हैं, इससे हम 1-2 छोटे छोटे अच्छे कंक्लूजन्स और निकाल सकते हैं। जैसे देखो, हमने ये तो देखा था कि ये जब पास में आएंगे तो पास आते आते ये घूमते जाएंगे। अब ये हमने देख लिया है कि ये एक सर्टेन टाइम बाद मिलने जरूर वाले हैं। ये जो टाइम हमने नीचे लिखा था इतने टाइम बाद ये मिलेंगे। अब मान लो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई ठीक है इतने टाइम बाद मिलेंगे, मान लो 10 सेकंड बाद ये मिलेंगे। अब 10 सेकंड में ये कितना घूम जाएंगे, मतलब ये जो लाइन BC है ये BC कितना 90 डिग्री तक घूम जाएगी, 180 डिग्री, 60 डिग्री, कितना घूम जाएगी, कितने टर्न्स मार लेगा एक पार्टिकल सेंटर के अराउंड व्हाइल द पार्टिकल्स कन्वर्ज। अगर मान लो हम ये T0 का जो वैल्यू है इस T0 के वैल्यू को इस T की जगह डाल देते हैं सपोज, तो हमें ये मिल जाएगा कि ये पार्टिकल्स कितना घूमने वाले हैं इन टाइम ऑफ मर्जिंग। तो आप देख लो, इनफैक्ट यू विल इजीली सी कि 1/3 ln लॉग के अंदर जो चीज आएगी आप देख लो कि अगर T की जगह अगर आप ये चीज डाल देते हो तो a - 3v/2 इंटू 2a/3v ये कर देते हो अगर, तो यू विल इजीली सी 2, 3 और v सब कट जाएगा, और ये लॉग के अंदर समथिंग बाय 0 आने की टेंडेंसी हो जाएगी। इसका मतलब है कि लॉग के अंदर इन्फिनिटी आने लगेगा, विच इज काइंड ऑफ एब्सर्ड मैथमेटिकली, बट फिजिक्स में हमारा इसका मीनिंग ये लिखने का कि जो थीटा है दिस थीटा वुड टेंड टू इन्फिनिटी। इन अदर वर्ड्स, जैसे जैसे ये पार्टिकल्स पास आते जाएंगे वैसे वैसे ये तेजी से घूमते जाएंगे, इनकी जो ओमेगा है वो बढ़ती जाएगी, और वो होना भी चाहिए। बिकॉज आप देखो कि अगर मान लो सपोज ओमेगा अगर आप देखते हो तो ओमेगा थी आपकी V परपेंडिकुलर बाय R। अब V परपेंडिकुलर तो हमेशा कांस्टेंट थी, V√3/2 ये V परपेंडिकुलर थी, और R जैसे जैसे 0 होता जाएगा वैसे वैसे आप देख लो कि ओमेगा धड़ाधड़ बढ़ती जाएगी। और ओमेगा अगर एकदम से बढ़ती जाएगी तो ये तेजी से घूमेंगे, जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे तेजी से घूमेंगे। और ये आपने देखा भी होगा, अगर मान लो सपोज एक बॉल लेते हो, बॉल को धागे से बांधते हो और घुमाते हो, और घुमाने के बाद उसको उंगली पे लपेटना शुरू करते हो, तो शुरू में तो वो धीरे धीरे जाती है, लेकिन जैसे जैसे धागे की लेंथ कम होती जाती है वैसे वैसे जो बॉल है वो तेजी से उंगली के अराउंड घूमना शुरू होती है। वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि ओमेगा धीरे धीरे बड़ी तेजी से बढ़ती जाएगी। चलो धीरे धीरे बड़ी तेजी से मतलब बेसिकली बढ़ती जाएगी टाइम के साथ साथ, और ये पार्टिकल्स इस सेंटर के अराउंड इनफाइनाइट बार घूमेंगे बिफोर दे कन्वर्ज। दैट्स इंटरेस्टिंगली द आंसर कि ये पार्टिकल्स सेंटर के अराउंड इनफाइनाइट बार सर्कुलर मोशन कर लेंगे बिफोर दे कन्वर्ज, ये बात है। तो 2 चीजें हमने निकाल ली है कि इन पार्टिकल्स का R कितना होगा एट टाइम t और इनका
इनके बीच का आर कितना होगा एट टाइम टी और थीटा कितना होगा एट टाइम टी। और आगे चलते हैं, अब जरा मैं उस एक्सेट्रा वाले पार्ट के ऊपर आता हूं और दिखाता हूं आपको कि उसमें और क्या क्या निकाला जा सकता है। सी, यहां तक जो हम निकाल चुके हैं उसका मैं लिख देता हूं कि हमने आर और थीटा निकाल लिया है एट टाइम टी, इसकी वैल्यू दोनों की हमें पता है। अब और क्या क्या निकाला जा सकता है देखते हैं। जैसे एक काम करते हैं, सी हमें ये पता है कि इन दोनों तीनों पार्टिकल्स की स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन आप ध्यान से देखो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और अगर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली होगा। अगला स्टेप हमारा ये, थर्ड चीज अपन इसमें ये निकालने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लेते हैं, इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड चीज है। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी जनरल टाइम टी। अब ये एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो अब इसके लिए फिर सर्कुलर मोशन में जाओ। याद करो हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल किसी कर्व में जा रहा है तो किसी भी पॉइंट पे अगर उसकी स्पीड है v, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ध्यान से सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो होता है वो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है। इसी के साथ साथ v स्क्वायर बाय r जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देता है। और अगर इस प्रॉब्लम में देखो तो इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो खाली वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होगा, यानी कि वो होगा आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो एक बात तो हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल गई है कि इस पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन होगा, मान लो एक जनरल टाइम टी में पार्टिकल इधर है जहां ब्लू डॉट में बना रहा हूं अभी, और जो भी इसका एक्सेलरेशन होगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और ये वही एक्सेलरेशन है जिसको हम बचपन से सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन बोलते हुए आए हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आपका टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, एक बात तो ये श्योर है। और बाकी आप देख लो, इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, देखो वैल्यू निकालना हमारे लिए भी देखना बड़ा आसान है, इट्स वेरी कंसेप्चुअल बट इट्स वेरी इजी। सी आप ये देखो कि इसकी वेलोसिटी अभी ऐसे dt टाइम बाद अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा अंदर इसका मोशन कर्व होता जा रहा है, तो इसका जो भी मोशन है वो थोड़ा अंदर अगर कर्व हो जाएगा, तो dt टाइम बाद अगर आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी अंदर बेंड हो जाएगी लाइक दिस। तो यू कैन इजीली सी दैट देयर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन dt टाइम में अगर आप देखोगे तो ये वेक्टर कितना टर्न हो गया है, dt टाइम में ये वेक्टर d थीटा एंगल से टर्न हो गया है। और याद करो हमने शुरू में सर्कुलर मोशन में, हमने रिलेटिव सर्कुलर मोशन के बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा डी थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है तो हमें पता है कि उस वेक्टर के अंदर जो चेंज होता है, दिस चेंज इज गिवन बाय, हमने वहां पे लिखा था ए डी थीटा, अब यहाँ पे ए का मतलब हो जाएगा v, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हो जाएगा v डी थीटा। और एक्सेलरेशन का भी अगर अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये हो जाता है इस तरीके से। तो ये सब अगर आप देख लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास v ओमेगा। डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि देखो एक बार अगर हमें पता था कि भाई ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कौन कहता है कि आप v स्क्वायर बाय आर लिखो। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का इनफैक्ट आप याद करके देखो, जो पहला फॉर्मूला था वो तो हमारा v ओमेगा ही था। तो ये सब तो खाली मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। आप आइडियली स्पीकिंग AC को ही सिंपली v ओमेगा लिख सकते थे, उससे भी आपका काम 100% चल जाता। तो लेट मी गेट रिड ऑफ दिस रफ वर्क नाउ, एंड हमारे पास ये आ जाता है कि इस पार्टिकल का जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा v ओमेगा, एंड विच इज वेरी नाइस बिकॉज आप ध्यान से देखो कि हमें पार्टिकल की स्पीड तो भाई इन्होंने दे रखी है, बता दिया है कि भाई कितनी स्पीड हमें पता है, स्पीड ओमेगा भी हमें डायरेक्टली पता है, बिकॉज थोड़ी देर पहले भी आप देखो प्रीवियस पेज पे हमने ओमेगा भी निकाली थी। ओमेगा भी हमने इस तरह से निकाली थी कि अगर एक v था और दूसरा v था तो ओमेगा हमने निकाली थी v परपेंडिकुलर बाय r, और v परपेंडिकुलर था आपका v√3/2 और r तो हमें पता ही है। तो देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू हमें 100% पता है। इनफैक्ट इसी को इंटीग्रेट करके तो हमने थीटा वीटा निकाला था। r आप याद करो अपने नोट्स में, आप देख लेना, जो नोट्स आप साथ में बना रहे हो उसमें आप देख लेना, हमने r निकाला था a माइनस
3v/2 इंटू टी, ये अपना आर था एट अ जनरल टाइम टी। तो ये वैल्यू मैंने वहीं से उठा के रख दिया, आप चाहो तो दोबारा डिराइव कर सकते हो ये आर का एक्सप्रेशन, बट ये हमारे पास ओमेगा है एट अ जनरल टाइम टी। तो बस कुछ भी नहीं करना है, ये इस तरह डाल दो यहाँ पे, और कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली और कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा एट टाइम टी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर इंटू √3/2 a माइनस 3vt/2। ये पार्टिकल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एट टाइम t। और इसको भी जरा हाईलाइट कर देते हैं, ये आ जाती है एक काम की चीज। और तो अब आप देख लो कि प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करने का मतलब है कि हम इसमें बहुत कुछ निकाल सकते हैं, और हम इसमें आर भी निकाल सकते हैं, लेकिन खाली आर निकाल के हम रुक नहीं गए थे, हमने इसमें थीटा भी निकाला, इसमें हमने ओमेगा भी निकाला, इसमें हमने एक्सेलरेशन भी निकाला, ये भी देखा कि एटी जीरो होगा, एसी होगा खाली। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो एसी का डायरेक्शन आप देख लो, डायरेक्शन जो होगा इस एक्सेलरेशन का वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आपके सामने है, पूरा फुल हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बढ़िया काम चल रहा है। लास्टली, बिल्कुल लास्ट अगर आप देखो तो इसमें और क्या कर सकते हैं, एक काम हम इसमें छोटा सा और करने वाले हैं। सी, अगर कभी भी कोई पाथ कर्व होता है, कर्व्ड होता है, तो उसमें हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा था अभी कुछ लेक्चर्स पहले, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। हमने देखा था कि कोई पाथ अगर सर्कुलर नहीं भी है तो भी उसके जरा से सेक्शन को सर्कल मान के उसको हम सर्कल के अंदर फिट करके उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं। और आजकल रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा फैशन में, बहुत जगहों पे लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला करते हैं, तो यहाँ पे भी अपन वही करने वाले हैं। यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और निकाल लेंगे। मान लो एक जनरल टाइम टी पे पार्टिकल जिधर भी है, जिस पॉइंट पे है, उसके अराउंड अपने इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा ये भी हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट चीज है अपनी इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम के एनालिसिस में। ऑल्दो बहुत कुछ और भी निकाल सकते हो यूजिंग योर प्रीवियस आइडियाज एंड अपने फिजिक्स के कंसेप्ट मिला जुला के। अब इसमें जो भी पूछा जाए एग्जाम में इधर उधर का वो सब आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको बस एक लास्ट चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर और निकाल के बता देता हूँ। इट्स गोइंग टू बी डैम इजी। सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालोगे? सी, हमें पता है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो होता है v स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप खुद ही देख लो कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अगर पता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमें पता है। यू कैन इजीली सी कि कुछ भी नहीं करना है, ये एक्सेलरेशन जो था, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया, नीचे आपका AC आएगा। तो यू शुड सी कि ये जो एक्सेलरेशन निकाला है बस इसको यहाँ पे उठा के डाल दो, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ जाएगा। तो जरा मैं इसको कर ही देता हूँ, यू विल सी कि कुछ भी नहीं है, v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो 2a माइनस 3vt बाय √3 इफ माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा इस पाथ का एट टाइम t। अब आप खुद ही सोचो कि ये जो कर्व है बड़ा अजीब सा ही कर्व है, और ये ऐसा कर्व है, मैंने तो बड़ा सिंपल सा कर्व बना दिया था कि बस ऐसा हल्का सा ही घूम के मिल गए थे, बट एक्चुअली अगर आप देखो तो ये इनफाइनाइट बार रोटेट करके मिल रहे हैं। तो जो कर्व है बड़ा अजीब सा स्पाइरल सा कर्व बनेगा ये, लेकिन होने दो अजीब, कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो फिजिक्स आती है। एंड द ग्रेट थिंग अबाउट फिजिक्स इज दिस कि अगर कोर कंसेप्ट्स आपके क्लियर है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, देयर इज नो एंड टू इट। तो यहाँ पे भी आप देख लो इस अजीब से कॉम्प्लिकेटेड से कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस दैट जो चाहिए आपको, इवन अगर आपको ये चाहिए कि इस कर्व की लेंथ कितनी होगी तो ये लेंथ ऑफ कर्व भी निकाल सकते हो। इनफैक्ट वो तो सबसे आसान होगा। जैसे अगर आपको ये चाहिए कि जो ये स्पाइरल टाइप का बन रहा है ना, ये इनफाइनाइट बार स्पाइरल करके सेंटर पे मिल रहा है कुछ इस तरीके से, एक पार्टिकल को देखोगे तो इनफाइनाइट बार घूम के सेंटर पे जा रहा है। अब इस इनफाइनाइट स्पाइरल की अगर आपको लेंथ ऑफ कर्व चाहिए तो सबसे आराम से, बहुत आराम से निकाल सकते हो, बिकॉज आप देख लो कि लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए तो इनफैक्ट इतना सारा कैलकुलेशन की भी कोई जरूरत नहीं थी। लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए तो आप इसको सिंपली बोल सकते हो स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज पार्टिकल का डायरेक्शन वेरी कर रहा है, बट यार स्पीड तो कांस्टेंट है ना। तो अगर कांस्टेंट स्पीड है तो आपको लेंथ ऑफ कर्व सिंपली स्पीड इनटू टाइम चाहिएगा, और टाइम का मतलब है टी नॉट। जितना टाइम इसको मिल रहा था, मन लग रहा था मर्ज होने के लिए बस। और टी नॉट आप देख लो पिछले पेज पे अपन ने निकाला ही था, वो टी नॉट यहाँ पे आप डाल दो, आपको आराम से मिल जाएगा। यू कैन सी कि ये जो हमने टी नॉट निकाला था 2a/3v, इसको इधर डाल देते हैं। तो आपको अगर 2a/3v डाल देते हो और v से मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका
2a/3 ये आपके पास आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ कर्व आ जाएगा कि ये स्पाइरल करते करते भले ये पार्टिकल इनफाइनाइट बार घूमा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्टेंस इनफाइनाइट ट्रैवल कर रहा है, ये डिस्टेंस सिंपली 2a/3 का ट्रैवल कर रहा है। तो देयरफॉर इस तरीके से जो ये अपनी ट्राइंगल वाली प्रॉब्लम थी, इस ट्राइंगल वाली प्रॉब्लम को हम बड़े अच्छे से डीप में एनालाइज करके जो जो चाहिए वो सारी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस चक्कर में मत पड़ना कि किसी तरीके से बस हम ये टाइम निकाल लेंगे तो बस ये टाइम निकालने वाली प्रॉब्लम जेई में आती है, ऐसा नहीं है। टाइम निकालना तो हर बंदे को आता है, सही या गलत तरीके से कैसे भी कर लो, तो वो आपको वो नहीं पूछेंगे। एटलीस्ट अगर एडवांस में चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली मेंस में भी वो आपको ये टी नॉट की वैल्यू नहीं पूछेंगे, इट्स टू इजी फॉर इवन मेंस नाउ। अगर वो आपको कुछ पूछेंगे तो वो थीटा, दिस दैट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज पूछेंगे जिससे ये क्लियर हो कि भाई आपने अपने कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग रखे हैं। सो दैट्स बेसिकली द आइडिया। सो ये अपनी थी प्रॉब्लम जिसमें ट्राइंगल के ऊपर पार्टिकल्स इधर उधर घूमते हैं। और आगे देखो, इसी तरीके से जैसे हमने ट्राइंगल वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, इसी तरीके से अगर आप चाहो तो बड़े सिंपल तरीके से ज्योमेट्री चेंज करके स्क्वायर वाली प्रॉब्लम बना सकते हो, हेक्सागन वाली प्रॉब्लम बना सकते हो। कुछ लोग थोड़ा ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, उसमें वो एन साइडेड पॉलीगॉन बना के उसके अंदर सब कुछ कैलकुलेशन करने बैठते हैं, लेकिन वो कोई बहुत नई बात नहीं होगी, बहुत क्या बिल्कुल भी नई बात नहीं होगी। ये सब करने से ज्यादा अच्छा है कि एक ट्राइंगल लेके उसकी प्रॉब्लम को आप डिटेल में समझ लो, जैसा हमने किया है। और बाकी एक बार अगर आप वो समझ गए हो तो चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो हेक्सागन हो, प्रॉब्लम तो आपकी अल्टीमेटली वैसे ही रहने वाली है। जैसे अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल टेकिंग, मैं एक दो एग्जांपल से जो हेक्सागन और रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है, इनके भी आपको इक्वेशंस वगैरह थोड़ी बहुत लिख के दिखा देता हूं। और बेटर ये रहेगा कि वीडियो को भी पॉज कर दो, और जैसे हमने वहां पे इक्वेशन लिखी थी dr/dt की और dθ/dt की, ये दो फंडामेंटल इक्वेशंस होती है। ये इक्वेशंस अगर आपने सही लिख लिया तो आपकी फिजिक्स सही जगह है, और उसके बाद खाली इक्वेशन सॉल्विंग का काम होता है। तो माय रिकमेंडेशन इज दिस कि अभी इस वीडियो को आप पॉज करो, और पॉज करके वो dr/dt और dθ/dt वाली इक्वेशंस दोनों आप इन दोनों अरेंजमेंट्स के लिए लिख के देख लो। मैं भी वो इक्वेशंस लिख के दिखाऊंगा और आप लास्ट में इनको मैच कर लेना। सी, जैसे स्क्वायर वाली सिचुएशन में आप देखो, एक जनरल टाइम t पे देखोगे तो ये चारों पार्टिकल स्क्वायर पे ही रहेंगे, लेकिन ये स्क्वायर थोड़ा छोटा हो चुका होगा और थोड़ा रोटेट हो चुका होगा। तो जनरल टाइम t पे जो स्क्वायर की लेंथ है वो a नहीं रहेगी, वो हो जाएगी r, और ये स्क्वायर थोड़ा सा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से रोटेट हो चुका होगा, लेट्स से बाय एन एंगल थीटा। अब देखो, पार्टिकल a की वेलोसिटी है लेट अस से v, b की भी वेलोसिटी है लेट अस से v। तो नाउ यू कैन सी कि यहां तो बहुत ही बढ़िया है, स्क्वायर जो है वो तो आपका ट्रायंगल से भी बढ़िया है, बिकॉज आपको यहाँ किसी वेलोसिटी को रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक वेलोसिटी पूरी तरह से r के डायरेक्शन में है, दूसरी वेलोसिटी पूरी तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यू कैन इजीली सी कि यहाँ पे dr/dt विल बी इक्वल टू -v, और ये आपका v पैरेलल वाला केस बन जाएगा, और v परपेंडिकुलर जो है ये हो जाता है v परपेंडिकुलर बाय r, ये हो जाता है आपका dθ/dt के बराबर। तो ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाय r। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, बिकॉज यहाँ पे किसी को जनरली एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, बिकॉज मैंने किया वही है जो मैंने पिछले ट्राइंगल वाली प्रॉब्लम में आपको डिटेल में समझाया था। तो बेटर यही कि आप वीडियो को पॉज करके ये इक्वेशंस आप जरा एक बार लिख के देख लो, और मैच करके देख लेना कि ये इक्वेशंस dr/dt की और dθ/dt की आपकी मैच करनी चाहिए मेरी इक्वेशंस के साथ। और इसके बाद आपको जो भी पूछा जाए, जनरल टाइम t के ऊपर r पूछ ले, थीटा पूछ ले, एक्सेलरेशन पूछ ले, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंथ ऑफ कर्व, जो पूछना चाहे, या और भी अगर कुछ पूछना चाहे, तो ये बिल्कुल उन्हीं प्रिंसिपल से निकलेगा जो भी हमने ट्राइंगल के लिए किए थे। इसी तरीके से हेक्सागन के लिए भी देख लो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है हेक्सागन के लिए भी, बस खाली एक बार आंसर मैच करके देख लेना, काम तो वही हो रहा है जो हमने भी किया था। जनरल टाइम t पे अगर आप हेक्सागन को भी देखोगे तो ये v है, ये v है, ये एंगल हमेशा 120 डिग्रीज रहेगा। तो v पैरेलल अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा v/2 -v, दैट मीन्स -v/2, ये होगा dr/dt के बराबर। कॉल दिस इक्वेशन एज 1, ये dr/dt हो गया। और v परपेंडिकुलर बाय r अगर आपको करना है तो आप देख लो कि v परपेंडिकुलर जो होगा वो परपेंडिकुलर किसकी वजह से आएगा, खाली ये जो वेलोसिटी है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा v√3/2। तो v√3/2 r विल बी इक्वल टू
डी थीटा बाय डी टी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। सो इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऐसा कोई भी पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन जो भी बनाना चाहो वो सब आप बना सकते हो। बस हाँ, ये जरूर है कि सिमेट्रिक होना चाहिए। अब ये मत पूछना कि सर अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो क्या करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर सिमेट्री बिगड़ जाएगी तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम कोलैप्स हो जाएगा। सिमेट्री बिगड़ जाती है तो एज फार एज आई नो दिस प्रॉब्लम बिकम्स अनसॉल्वेबल। एटलीस्ट जेई लेवल और बीटेक लेवल तक तो ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल हो जाती है अगर आपकी सिमेट्री हटा लेते हो यहाँ पे। तो ध्यान रखना, सिमेट्री जरूरी है। और अगर सिमेट्री है तो फिर आप किसी भी अनसाइडेड पॉलीगॉन के लिए इस तरह की एनालिसिस यूजिंग द कोर आइडियाज ऑफ सर्कुलर मोशन, ये एनालिसिस आप कर सकते हो।